हेलो एवरीवन, माय नेम इज उदीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनरिवर्स स्टडी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BEGE 145 सॉफ्ट स्किल बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी इस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, सो मैं आपके लिए ये टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर से मैंने एनालाइज करे हैं और मैंने सब क्वेश्चन के वेरिएंट्स भी लिखे हैं यहाँ पे कि किस ईयर में कौन से क्वेश्चन जो है किस तरीके से आया है, तो आप उन्हें देख के जा सकते हो क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने सारे वेरिएंट्स भी लिखे हैं कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। राइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्ट स्किल, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल। ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2023 में भी आया है, जहाँ पे आपसे सॉफ्ट स्किल के बारे में पूछा है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस पूछी है आपसे पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। जून 2024 में भी आपसे इंपॉर्टेंस पूछी गई है और पर्सनल प्रोफेशनल गोल के बारे में पूछा गया है। और दिसंबर 2024 में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल पूछी गई है एट द वर्क प्लेस। ओके, एंड उसके अलावा कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो हम अब इसका आंसर देख लेते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपसे किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है, तो मैंने सारे पॉइंट्स जो है इस आंसर में कवर करे हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में सिर्फ डिग्रीज और नॉलेज काफी नहीं होती। अगर आपको लाइफ में पर्सनल या प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए तो आपको एक और चीज चाहिए और वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और दूसरों के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हो वो तरीका। ये स्किल्स डिसाइड करते हैं कि आप कितने अडेप्टेबल हो, कैसे परफॉर्म करते हो, कैसे ग्रो करते हो, चाहे फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कि करियर में हो। तो व्हाट आर सॉफ्ट स्किल? सॉफ्ट स्किल होते क्या है? सॉफ्ट स्किल एक तरीके के नॉन टेक्निकल स्किल्स होते हैं, जैसे कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, टीम के साथ कैसे काम करोगे जब आप किसी प्रोफेशनल सेटिंग में जाओगे, इमोशनली चीजों को कैसे हैंडल करते हो। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। कम्युनिकेशन हो गया, एक तो आपका वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन। देन आपका लीडरशिप एंड टीम वर्क हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी हो गया, टाइम मैनेजमेंट और अडेप्टेबिलिटी हो गई, वर्क एथिक्स एंड इंटीग्रिटी हो गई। ठीक है, इन्हें हम पीपल स्किल या लाइफ स्किल भी कहते हैं। इन स्किल्स को आप कहीं क्लासरूम में नहीं सीखते। आपको कोई सिखाता है ये सब चीजें कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है, लीडरशिप एंड टीम वर्क कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीजें आपको क्लासरूम में कोई नहीं सिखाएगा। ये आपको आता है अपने एक्सपीरियंस से और सेल्फ प्रैक्टिस से। देन उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पर्सनल डेवलपमेंट में कैसे ये इंपॉर्टेंट है इस चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ गया सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल बैलेंस। जब आप अपने इमोशंस को समझने लगते हो तो डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर हो जाती है। देन उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग से रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग बनते हैं। देन उसके बाद है कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं। देन उसके बाद है आपका अडेप्टेबिलिटी, मतलब लाइफ जो है वो हमारी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सॉफ्ट स्किल क्या करते हैं? सॉफ्ट स्किल आपको चेंज एक्सेप्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे खुद को ढालोगे, कैसे अडेप्ट करोगे उस सिचुएशन को, इसमें सॉफ्ट स्किल आपकी हेल्प करते हैं। तो ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंस बताए हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या रोल होता है सॉफ्ट स्किल का। सबसे पहले आपका एम्प्लॉयबिलिटी। आज के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट, मतलब जो आपको हायर कर रहे हैं, आप जहाँ भी जाओगे, अगर आगे चल के आप किसी कंपनी में जाते हो, तो आज के एम्प्लॉयर्स को सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं चाहिए होते, बल्कि टीम प्लेयर भी चाहिए होते हैं। राइट, उन्हें चाहिए होता है कि आप कैसे लीड करोगे, आप कैसे कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दोगे। ठीक है, आपके अंदर कुछ स्किल्स होने चाहिए कि आप बहुत ज्यादा ग्रो करो। वो आपकी कंपनी के लिए भी बेटर होता है और आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए भी ये चीज बेटर होती है। देन उसके बाद हो गया आपका करियर ग्रोथ, लीडरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस से प्रमोशन मिलता है। उसके बाद हो गया आपका क्लाइंट हैंडलिंग, कम्युनिकेशन और पर्सुएशन से ट्रस्ट बनता है क्लाइंट्स के साथ। जब भी आप बाहर जाओगे, आप अपने काम करोगे, वहां पे आप देखोगे जो भी आप क्लाइंट्स के साथ वर्क करोगे, तो वहां पे कम्युनिकेशन से, पर्सुएशन से एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सॉफ्ट स्किल का रोल हो गया। देन उसके बाद हो गया आपका इनिशिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाले नहीं, बल्कि सॉल्यूशन देने वाले लोग जो है वो उसके ज्यादा वैल्यू बार किया जाता है। तो ये आपके कुछ प्रोफेशनल डेवलपमेंट में रोल है सॉफ्ट स्किल के। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप देखोगे तो ये सब चीजें आपको कोई सिखाएगा नहीं,
या आप एक्सपीरियंस के साथ और आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है आप उसके साथ हैंडल करना सीखोगे चीज़ों को जब आप बाहर जाओगे काम करने के लिए। ठीक है। अब उसके बाद है सॉफ्ट स्किल एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में सॉफ्ट स्किल कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये सक्सेस का फाउंडेशन है। इसमें आपका आ गया कम्युनिकेशन से प्रोडक्टिविटी जैसे कि बढ़ती है। क्लियर कम्युनिकेशन एरर्स को रिड्यूस करता है और टाइम सेव करता है। देन उसके बाद है आपका टीम वर्क से आउटपुट जो है वो बेटर होता है। तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जब मिलके काम करते हैं तो ज्यादा क्रिएटिव रिजल्ट आते हैं, इसीलिए टीम वर्क जो है उससे बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। देन उसके बाद है लीडरशिप, सॉफ्ट स्किल से ही ग्रो करती है। कैसे? एम्पैथी और कोऑर्डिनेशन से एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड होती है, तो वहां पे लीडरशिप होनी चाहिए। ठीक है, उसी से आपकी सॉफ्ट स्किल जो है वो भी ग्रो करेगी। देन उसके बाद है आपका इंटीग्रिटी और टाइम मैनेजमेंट। इनसे एक हेल्दी और पॉजिटिव वर्क कल्चर बनता है। देन उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर एक सेल्स पर्सन टेक्निकली स्ट्रांग है लेकिन एम्पैथी या कम्युनिकेशन उसकी वीक है तो वो डील क्लोज नहीं कर पाएगा। मतलब सेल्स का तो सेल्स पर्सन जो उनके तो काम ही यही होता है, वो डील्स वगैरह करते हैं, क्लाइंट वगैरह को मैनेज करते हैं, उनका एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अगर वो टेक्निकली तो स्ट्रांग है लेकिन उनकी एम्पैथी या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो कभी भी डील क्लोज नहीं कर पाएगा, वो क्लाइंट को कन्विंस ही नहीं कर पाएगा अपने प्रोडक्ट्स के लिए। पर अगर किसी में एवरेज टेक्निकल स्किल्स है लेकिन वो क्लाइंट को समझता है और कॉन्फिडेंटली उनसे बात करता है तो वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट को रिटेन कर सकता है, क्योंकि क्लाइंट उस पर भरोसा करेगा। जब कोई आप पे भरोसा करेगा, ट्रस्ट करेगा, उसी की बात तो आपकी कोई सामान लेगा या नहीं लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सॉफ्ट स्किल जो होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। देन उसके बाद हम कुछ स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं कैसे डेवलप की जा सकती है आपके अंदर सॉफ्ट स्किल। सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में आपको वर्क करने की जरूरत है। तो ये स्टेप आपका सबसे पहला होना चाहिए। देन उसके बाद है आपका प्रैक्टिस इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, डेडलाइन पे काम करना सॉफ्ट स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले सकते हो तो आपको लीड करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि हाँ ये मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और डेडलाइन पे आपको काम करके देना चाहिए ताकि आपके वर्क प्लेस में भी लोगों को ये पता चले कि हाँ आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हो। देन उसके बाद है ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग, जो लोग एक्सपीरियंस में आगे हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सीखो। मतलब आपसे जो ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, जो बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं, आपको उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए, उनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। देन उसके बाद है आपका सेट गोल्स, जैसे टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना हो तो वीकली टारगेट आपको सेट करना चाहिए। आप छोटे छोटे गोल्स अपने लिए सेट करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव होगा। देन उसके बाद है टेक फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक जो है आपको लेना चाहिए दूसरों से ताकि आप ग्रो कर सको। देन उसके बाद है यूज लर्निंग टूल, जिसमें आपको बुक्स का, पॉडकास्ट का और ऑनलाइन कोर्सेज ये सब चीजें आप यूज करोगे तो आपके सॉफ्ट स्किल जो है वो डेवलप होंगे, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। सिमुलेशन, मॉक इंटरव्यूज, डिबेट्स हो गए, रोल प्ले हो गए, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करती है प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट में। अगर आप मॉक इंटरव्यूज दोगे, लोगों के साथ डिबेट करोगे टॉपिक पे, रोल प्ले करोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लीड कर पाओगे चीजों को। देन आपका देख लेते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूड करते हुए सॉफ्ट स्किल जो है सिर्फ एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है, ये असेंशियल लाइफ स्किल्स हैं। ये आपको बेटर पर्सन बनाते हैं, बेटर एम्प्लॉय बनाते हैं और ओवरऑल एक बैलेंस पर्सनालिटी बनाते हैं। इन्हें एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, इन्हें डेवलप करना पड़ता है प्रैक्टिस से, फीडबैक से, सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू। आज के टाइम में जहाँ एम्पैथी, कम्युनिकेशन और अडेप्टेबिलिटी इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वहाँ सॉफ्ट स्किल ही आपको लाइफ में आगे लेके जा सकते हैं। अगर कोई आप में से वर्किंग हो अभी या फिर आगे चल के काम करेगा तो आप देखना, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, तो सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसके अलावा आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है, आप में एम्पैथी है या नहीं है, आप चीजों को अडेप्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आपके जो को वर्कर्स होते हैं उनके साथ आप कैसे लीड करोगे, ये सब चीजें वहां पे जो है आपको असेस किया जाता है प्रॉपर, तभी एक पर्सन को रखा जाता है कि वो केपेबल है या फिर नहीं है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 टाइम्स तो रिपीट हुआ ये, तो ये आपको पक्का करके जाना है। सेकेंड क्वेश्चन है, एनी प्रॉब्लम शुड बी डिस्कस्ड इन अ मल्टी डायमेंशनल मैनर डिस्कस। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे मल्टी डायमेंशनल तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज के टाइम में प्रॉब्लम जो है वो सिंपल नहीं होती,
हर इशू के पीछे कई लेयर्स होते हैं, जैसे कि सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल हो गया या फिर इकोनॉमिक। अगर हम किसी एक ही एंगल से किसी प्रॉब्लम को देखें तो या तो सॉल्यूशन हाफ बेक्ड होगा या फिर वो बायस्ड सॉल्यूशन होगा। इसीलिए हर प्रॉब्लम को मल्टी डायमेंशनल वे में देखना जरूरी है, मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसको समझना। जब आप दूसरे लोगों की सोच को देखते हो, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस को समझते हो और जो वो फैक्ट्स दे रहे हैं आप उन्हें कंसिडर करते हो, तभी आप एक फेयर और इफेक्टिव सॉल्यूशन निकाल पाते हो किसी भी चीज का। देन उसके बाद मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती क्या है, हम ये देख लेते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का मतलब है कि एक इशू को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना। इसका मतलब ये भी है कि आप दूसरे लोगों की बात सुनते हो, उनके एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हो और फैक्ट्स को बैलेंस तरीके से एनालाइज करते हो। जैसे कि एक फेमस स्टोरी है आपकी, ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट की। तो अ, हर आदमी जो है वो एलिफेंट के अलग अलग पार्ट को इसमें टच करता है। स्टोरी में ये है कि हर पर्सन जो है वो एलिफेंट के अलग अलग पार्ट को टच करता है, जैसे कि किसी ने उसकी ट्रंक को पकड़ा, किसी ने उसके लेग को, किसी ने उसकी टेल को। तो हर किसी का जो कंक्लूजन है वो अलग था। किसी ने भी एक प्रॉपर एक जो बिगर पिक्चर होती है वो नहीं देखी एलिफेंट की, कोई एक पार्ट के बारे में उन्होंने बताया। तो जो पूरा प्रॉपर पिक्चर था वो क्लियर नहीं था। ये स्टोरी बेसिकली हमें ये सिखाती है कि अगर हम सिर्फ एक लिमिटेड व्यू से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका एक बिगर पिक्चर नहीं है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि जरूरी क्यों है मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। तो सबसे पहले ये इसलिए जरूरी है ताकि आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिले किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आई, अब आप उसे एक सिंगल पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो उससे क्या होता है, आप उस प्रॉब्लम का जो रियल रूट कॉज है, मतलब जो उसकी जड़ है, जो कॉज है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है, तो आप उस तक पहुंच पाओगे जब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। देन उसके बाद अवॉइड अनफेयर ब्लेम। इसमें क्या होता है कि जब आप एक ब्रॉडर व्यू लेते हो, आप एक बिगर पिक्चर पे काम करते हो, तो आप किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, आप हर साइड को देखोगे और फिर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच निकालोगे। देन उसके बाद है आपका इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। तो बायसेस को चैलेंज करना पड़ता है इसमें, जो थिंकिंग को शार्पन करता है। आपको बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, ताकि जो भी बायसनेस है आप उसको चैलेंज करोगे और अपनी थिंकिंग को शार्पन करोगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रमोट हॉलिस्टिक सोल्यूशन। तो जब सबकी बात सुनी जाती हो तो सॉल्यूशन भी इंक्लूसिव और लॉन्ग लास्टिंग होता है। हॉलिस्टिक का मतलब क्या है, ओवरऑल। ठीक है, तो जब आप सबके बारे में सबकी चीजें सुनोगे तो एक सॉल्यूशन जो आपका निकलेगा वो इंक्लूसिव निकलेगा, जिसमें हर किसी को फायदा होगा और वो लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जब आप हर पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हो, जितने भी लोग हैं आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करोगे, तो लोग आपको कॉपरेट करते हैं। ठीक है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होते हैं उनके साथ। लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ ये सबकी बात सुनता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि फार्मर सुसाइड्स इन इंडिया। अगर हम इस इशू को सिर्फ एक डायमेंशन से देखें तो हम ये बोलेंगे कि फार्मर जो है वो गलत डिसीजंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद परेशान होते हैं, देन उसके बाद सुसाइड करते हैं। लेकिन अगर आप एक ब्रॉड एक पूरा बिगर पिक्चर व्यू लो इस बारे में, तब आपको समझ आएगा कि क्लाइमेट चेंज, मार्केट पॉलिसीज, लोन का प्रेशर और मेंटल हेल्थ जैसे फैक्टर्स जो हैं, ये भी फार्मर्स की सुसाइड में इन्वॉल्व होते हैं। जब आप इन सारी चीजों को कंसिडर करोगे तब जाके आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, ना कि सिर्फ ब्लेम करने से फार्मर्स को कि वो अच्छे डिसीजन नहीं लेते और बाद में उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बिगर पिक्चर लेनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ये लिख कर आ सकते हो, जैसे कि स्ट्रे डॉग्स इन अ रेजिडेंशियल एरिया। तो इसमें क्या है, हर ग्रुप का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे कि बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं स्ट्रे डॉग की वजह से। जो ओल्ड लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे लिए रोड्स पे चलना रिस्की है। एनिमल लवर्स जो हैं वो उनकी केयर करते हैं। हेल्थ अथॉरिटी को डिजीजेस का रिस्क होता है तो वो उस हिसाब से देखते हैं। अगर सिर्फ एक ग्रुप को इम्पोर्टेंस मिले, यहाँ पे मान लीजिए आप सिर्फ ओल्ड लोग जो हैं उनके बारे में सुनो और बाकी सारे पॉइंट्स को आप बिल्कुल अवॉइड कर दो, तो इससे क्या होगा, दूसरे लोग एक तो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, और आप उनके पर्सपेक्टिव को जो है वो नहीं सुनोगे तो एक बायसनेस आ जाएगी कि हाँ आप और लोगों के लिए बायस्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है,
अगर आप सिर्फ एक ग्रुप को इम्पोर्टेंस दोगे तो लोग आपसे जो है वो नाराज हो जाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा मिक्स्ड सॉल्यूशन चाहिए होता है। जैसे कि स्टरलाइजेशन करा सकते हो आप डॉग्स का, वैक्सीनेशन करा सकते हो, गार्बेज कंट्रोल करा सकते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हो जो सबकी नीड को एड्रेस करे। इससे क्या होगा, स्ट्रे डॉग्स जो है वो भी सिक्योर रहेंगे और जो वहां पे रहने वाले सोसाइटी में लोग हैं वो भी सिक्योर रहेंगे। तो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग में क्या इसका एप्लीकेशन होता है। क्योंकि अब आप इतनी सब चीजें डिस्कस कर रहे हो कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? लास्ट में डिसीजन मेकिंग पे ही तो आओगे ना। तो जब आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो या फिर लेते हो तो पहले आपको सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है कि क्या सिचुएशन है। आप उसके बारे में पूरा इंसाइट लोगे, एक डीप एनालिसिस आप करोगे। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप अलग अलग व्यूज को कलेक्ट करते हो कि कोई क्या सोच रखता है इस बारे में, कोई क्या सोच रखता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप जाके जो भी ऑप्शंस है उन्हें इवेल्युएट करते हो और अपने आगे का जो एक्शन है वो आप लेते हो। अगर ये स्टेप्स जो है इन्हें आप स्किप करोगे तो सॉल्यूशन जो है वो हाफ हार्टेड या फिर इनइफेक्टिव हो सकता है और इससे सब लोग भी खुश नहीं होंगे। तो चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। जब आप मल्टीपल व्यू पॉइंट्स कंसीडर करते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है और आप फेयर डिसीजन ले पाते हो। ये अप्रोच मेच्योरिटी, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन है जो हर पर्सन के लिए जरूरी क्वालिटीज होती है। पर्सनल लाइफ हो आपकी या फिर आपका वर्क प्लेस हो या फिर सोसाइटी हो, हर जगह पे ये अप्रोच जो है आपको एक बेटर पर्सन बनाती है। और ये आपके अंदर होना भी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है, और आपको उन्हें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से ही देखना चाहिए। चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहे हो या फिर आप अपने पर्सनल लाइफ में भी देखो तो वहां पे भी आपको सोल्यूशन जो है वो इसी तरीके से निकालने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन योर ओन वर्ड। व्हाट कैन इट डू टू असिस्ट पीपल्स हु आर डिफरेंटली एबल्ड। यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड यानी कि स्पेशल चाइल्ड्स के बारे में बात हो रही है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है और वो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का? इसका मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे उसकी फिजिकल, सेंसरी या फिर लर्निंग एबिलिटी अलग ही क्यों ना हो, उसे आप पीछे नहीं छोड़ सकते। पहले क्या होता था, जो फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर जिनको कोई सेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर किसी को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, उन्हें क्लास में इग्नोर कर दिया जाता था। टीचर उनकी हेल्प नहीं करते थे, पीयर्स उनकी हेल्प नहीं करते थे, स्कूल उन्हें सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो बच्चे थोड़े से जो है वो टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग हो सकते हैं, राइट? क्योंकि उनको समझाना और बाकी नॉर्मल बच्चों को समझाना थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया जहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट और जो डिसेबल्ड स्टूडेंट है, चाहे उसे कोई भी डिसेबिलिटी हो, किसी भी तरीके से वो कोई स्पेशल केस हो, तो दोनों एक ही क्लास में एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टीचर को सेम ध्यान देना है दोनों चीजों पे, दोनों को ग्रो करने में हेल्प करानी है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में यही है कि हर तरीके का बच्चा, चाहे उसकी कोई भी फिजिकल, सेंसरी या लर्निंग एबिलिटी क्यों ना हो, किसी को भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते, सब साथ में चलेंगे। इस मिशन को पूरा करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ये उन बच्चों के लिए एक ब्रिज बनाता है जिनके लर्निंग नीड्स अलग है, ताकि वो भी अपने क्लासमेट के साथ मिलके सीख सके और ग्रो कर सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसा कोई भी डिवाइस या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी टूल जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट की डेली लाइफ और लर्निंग को इजी बनाता है। ये टूल्स उन टास्क को भी पॉसिबल बनाते हैं जो स्टूडेंट के लिए मुश्किल है। मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको जो टास्क डिफिकल्ट लगते हैं या उनके लिए डिफिकल्ट हैं उनकी डिसेबिलिटी को देखते हुए, उन टास्क को भी ये इजी बनाता है, पॉसिबल बनाता है उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं ऐसे टूल्स, जैसे कि एक व्हील चेयर। अब व्हील चेयर किस काम आती है? स्टूडेंट को क्लासरूम तक एक्सेस देने में हेल्प करती है। कोई बच्चा है जो डिसेबल्ड है, ठीक है, नहीं वो चल सकता, तो क्या होगा, व्हील चेयर उसको हेल्प करेगी क्लास तक ले जाने के लिए। तो हो गया ना, ये एक टूल हेल्प करी ना उस बच्चे की। देन उसके अलावा जैसे कि स्क्रीन रीडर जो है वो एक विजुअल इम्पेयर्ड, जिनको दिखता नहीं है, स्क्रीन रीडर जो है उन स्टूडेंट को टेक्स्ट सुनने में हेल्प करता है। देन उसके बाद है आपका फोनेटिक स्पेलिंग सॉफ्टवेयर जो है वो डिसलेक्सिया जिन बच्चों को होती है उनके लिए हेल्पफुल होता है।
डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया बेसिकली एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो आपकी रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करेगा? आप जो है वो एक्यूरेटली या फिर फ्लुएंटली वर्ड जो है उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। जब आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो तो आप रीडिंग कैसे करोगे? ठीक है, ये आपकी स्पेलिंग डिफिकल्टी से भी रिलेटेड होता है। मतलब आप इनकरेक्ट जो है सीक्वेंस होता है आपके लेटर्स में, ठीक है, आप स्पेलिंग जो है वो आगे पीछे बोल देते हो, अपने लेटर्स को आगे पीछे कर देते हो, राइट। तो ये सब जो चीजें हैं आपकी रीडिंग और राइटिंग को जो डिफिकल्ट है एक डिसलेक्सिया वाले बच्चे के लिए, उसके लिए फोनेटिक स्पेलिंग सॉफ्टवेयर जो है वो उसे इजी बनाएगा। तो ये आपके कुछ टूल्स हैं, ऐसे कई तरीके के टूल्स हैं जो बनाए गए हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए। देन उसके बाद है आपका कि कैसे हेल्प करती है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आपका एक्सेस टू एजुकेशन। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड सबके लिए वर्क नहीं करता, राइट। स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए जो स्पेशल केसेस है उनके लिए तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड हो ही नहीं सकता। आप क्लास में आके लेक्चर दे दो, जो बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है उसे समझ आएगा नहीं आएगा, कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। तो ट्रेडिशनल मेथड जो है वो सबके लिए हेल्प नहीं करता। असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को कस्टमाइज करते हैं। देन उसके बाद बेटर कम्युनिकेशन। हियरिंग या फिर स्पीच इम्पेयरमेंट वाले जो बच्चे होते हैं जिन्हें हियरिंग प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, तो हियरिंग या फिर स्पीच इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पीच टू टेक्स्ट टूल, जो स्पीच से टेक्स्ट को में कन्वर्ट करता है, तो स्पीच टू टेक्स्ट टूल या फिर साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर्स जो होते हैं, जो साइन लैंग्वेज में बताते हैं बच्चों को। अगर आपने देखा होगा जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, अगर उन्हें सुनने में प्रॉब्लम है तो उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज होती है। तो जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर है वो क्लासरूम में कम्युनिकेशन को इजी बनाते हैं। मतलब बच्चे भी अपनी बात जो है टीचर तक पहुंचा पाएंगे इंटरप्रिटेटर के थ्रू, और टीचर्स भी साइन लैंग्वेज के थ्रू बच्चों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। देन उसके बाद है मोर कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। जब स्टूडेंट बिना किसी हेल्प के अपना खुद का काम करता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को मोटर डिफिकल्टी है, अब मोटर डिफिकल्टी वाले स्टूडेंट ने कीबोर्ड से असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मोटर डिफिकल्टी क्या होती है? ये बेसिकली आपकी मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। इसमें आपकी बड़ी बड़ी चीजें भी आ जाती है, जैसे कि इसमें भी आपका एक ग्रॉस मोटर होता है, एक फाइन मोटर होता है। ग्रॉस मोटर में आपका आ जाता है जहाँ पे आप बहुत लार्ज मूवमेंट करते हो, जैसे कि वॉक करना, रन करना। देन उसके बाद आपके फाइन मोटर्स होते हैं जिसमें छोटी छोटी चीजें आ जाती है, प्रिसाइज मूवमेंट आ जाते हैं, जैसे कि राइटिंग, ठीक है, टाइपिंग, ये सब चीजें जो है वहां पे आ जाएंगी। तो कोई बच्चा है जिसे मोटर डिफिकल्टी है, अगर उस स्टूडेंट ने कीबोर्ड से अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया है तो आप क्या करोगे? आप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, उसे एनकरेज करोगे, क्योंकि उसने अच्छा काम किया तो उसने बिना किसी की हेल्प के अपना खुद का काम कर लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका लर्निंग डिफिकल्टीज के लिए ये बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, मैंने अभी आपको बताया ये एक लर्निंग डिफिकल्टी है। देन उसके बाद आपका हो गया ADHD। तो ADHD क्या है? ये बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें अटेंशन डिफिकल्टी होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है, बच्चे के अंदर इम्पल्सिवनेस होती है, ठीक है ना। एक आप ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा इम्पल्सिवनेस बच्चे के अंदर होती है। तो जिन्हें डिसलेक्सिया है या फिर ADHD है, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको ऑडियो बुक्स, फोकस एप्स या फिर कलर कोडेड नोट्स जो है, ये सब चीजें, ये सारे जो टूल्स हैं ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देन उसके बाद इंक्लूजन प्रमोट करता है। तो AT का जो मेन गोल है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मेन गोल है कि हर स्टूडेंट एक ही इन्वायरमेंट में सीखे, चाहे एबिलिटी उसकी कोई भी हो। इससे क्या होगा? इससे स्टिग्मा कम होता है और बिलोंगिंगनेस बढ़ती है बच्चों के अंदर। मतलब बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि हाँ, मैं भी क्लास में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे भी इग्नोर नहीं किया जा रहा है। अपने पीयर्स के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ता है, उनका स्टिग्मा कम होता है। देन उसके बाद डेली टास्क मैनेज करने में ये हेल्प करता है। तो जैसे कि नोट टेकिंग एप्स हो गए आपके, रिमाइंडर्स हो गए और स्कूल नेविगेशन टूल्स हो गए, ये स्टूडेंट के जो पूरा उनका दिन होता है उनको स्मूदर बनाते हैं। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी अगर हम देखें कंक्लूजन, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल सेट नहीं है, ये एक एम्पावरमेंट का पर्सपेक्टिव है, एक नजरिया है, आप कह सकते हैं कि बच्चे जो है इससे एम्पावर होंगे। इसके थ्रू डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को लर्निंग और पार्टिसिपेशन के नए जो है वो रास्ते मिलेंगे।
देन ये टेक्नोलॉजी ये प्रूव करती है कि डिसेबिलिटी, इनेबिलिटी ये सब चीजें नहीं होती। हर लर्नर में सक्सेस की पोटेंशियल होती है, बस उन्हें सही टूल देने की जरूरत है। इंक्लूसिव एजुकेशन तभी पॉसिबल है जब असिस्टिव टेक्नोलॉजी को एक प्रायोरिटी बनाया जाए, ना कि सिर्फ एक ऑप्शन। तो ये था आपका ये प्रॉपर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जेंडर एंड रेस न्यूट्रल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, इन योर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हाउ विल यू मेक जेंडर एंड रेस इनकॉन्सिक्वेंशियल, प्रोवाइड सुटेबल एग्जाम्पल। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट नहीं होता, अनइम्पॉर्टेंट चीज के बारे में। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज के 21st सेंचुरी वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी एक रियलिटी ही नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेंथ भी है। हम देखते हैं कि हम जहाँ पे भी काम करने जाए वहाँ डाइवर्सिटी है, बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, कोई किस कल्चर से बिलोंग करता है, कोई किस जगह से आता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी जो है वो एक रियलिटी ही नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेंथ है। लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, जेंडर और कल्चर से आते हैं, लेकिन जब डाइवर्सिटी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है कि हम अपनी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को कैसे इंक्लूसिव और बायस फ्री बनाएंगे। मतलब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे, अब मान लीजिए उसे आपकी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, या वो आपके कल्चर से बिलोंग नहीं करता, तो उसको आपके बारे में कुछ चीजें नहीं पता, राइट। तो आप कैसे एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को इंक्लूसिव बनाओगे, कैसे उसे बायस फ्री बनाओगे। यानी हमारी बातचीत में ना तो जेंडर का बायस हो, ना रेस का बायस हो। हर एम्प्लॉय, चाहे उसकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, उसे ये फील होना चाहिए कि वो रिस्पेक्टेड है और इंक्लूडेड है। ये नहीं कि आपसे आपके कल्चर से कोई बिलोंग नहीं करता तो आप उससे बात नहीं करोगे, आप उसे अवॉइड करोगे, नहीं। उसे हमेशा रिस्पेक्टेड फील कराया जाना चाहिए, इंक्लूडेड फील कराया जाना चाहिए। आपकी बातचीत में किसी भी तरीके का जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जेंडर और रेस न्यूट्रल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। तो जेंडर्ड अजम्पशन जो है उससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। जो जेंडर अजम्पशंस होती है हमें उससे बचना चाहिए, यहाँ पे ये बात हो रही है। क्या होती है आपकी जेंडर, अगर हम जेंडर अजम्पशंस की बात करें तो क्या होता है ये, जैसे कि ही शी की जगह दे का यूज करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप ही शी बोलोगे तो एक तरीके से आप किसी जेंडर को फोकस कर रहे हो, तो हमें ही शी की जगह दे का यूज करना चाहिए। चेयरमैन की जगह हमें चेयर पर्सन, या फिर सेल्समैन की जगह हमें सेल एग्जीक्यूटिव, ये वर्ड जो है वो यूज करने चाहिए। इससे क्या होगा, एक जेंडर जो है वो न्यूट्रलाइज रहेगा। आप किसी को ही या शी करके नहीं बुलाओगे, आप उसे एक चेयर पर्सन बोलोगे। अब वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, ठीक है। आप ही शी की जगह दे यूज करो, आप जेंडर को एकदम से टारगेट मत करो। देन उसके बाद सेल्समैन की जगह आप सेल्स एग्जीक्यूटिव कह सकते हो, ये ज्यादा बेटर होता है। और आज के टाइम में आप देखोगे तो यही वर्ड्स अब यूज होने लगे हैं। देन उसके बाद है आपको आइडेंटिटी का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन। किसी का जेंडर एज्यूम मत करिए खुद से, बेस्ड उनके नाम में या फिर उनके आवाज से या फिर उनके अपीयरेंस से आपको किसी का भी जेंडर एज्यूम नहीं करना, ठीक है। प्रेफर्ड प्रोनाउन का हमेशा आपको यूज करना है। देन उसके बाद है आपका कल्चरली सेंसिटिव लैंग्वेज। तो आपको जो कल्चरली सेंसिटिव लैंग्वेज होती है उसका यूज करना चाहिए। ऐसे जोक्स, ईडियम्स या फिर स्लैंग जो है उन्हें अवॉइड करना चाहिए जो किसी रेस या कम्युनिटी के लिए ऑफेंसिव हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा वर्क प्लेस में कि लोग इस तरीके के जोक्स कर देते हैं, कुछ ऐसे मजाक कर देते हैं, कुछ ऐसे स्लैंग्स यूज कर लेते हैं जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर किसी रेस से बिलोंग करते हैं, या फिर उनके बारे में इस तरीके का कोई मजाक बनाया जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, इतनी जल्दी मीम बनते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी रेस से जो है उनका मजाक बनाने के लिए यूज करी जाती हैं। तो आप इन सब चीजों को अपने वर्क प्लेस में यूज मत करो, ये सामने वाले पर्सन के लिए ऑफेंसिव हो सकता है। तो आपको हमेशा कल्चरली सेंसिटिव लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोकसिंग ऑन मेरिट नॉट आइडेंटिटी। तो जैसे कि रीटा इज अ स्किल्ड एनालिस्ट, ये कहना बेटर है इंस्टेड ऑफ रीटा इज अ स्मार्ट वुमेन एनालिस्ट। तो आपको बेसिकली उसकी आइडेंटिटी पे फोकस नहीं करना है, आपको उसके मेरिट पे फोकस करना है कि वो इंसान किस चीज में अच्छा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि रीटा इज अ स्किल्ड एनालिस्ट, बल्कि ये कहना ज्यादा बेटर होगा किसकी बजाय रीटा इज अ स्मार्ट वुमेन एनालिस्ट। आप उसकी आइडेंटिटी के बारे में फिर यहाँ बात करने लग जा रहे हो कि वो एक विमेन होते हुए एक स्मार्ट एनालिस्ट है।
तो आपको इस तरीके से किसी को भी जो है वो टारगेट नहीं करना चाहिए। आपको उनके मेरिट पे, उनके प्लस पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, ना कि उनकी आइडेंटिटी पे। देन उसके बाद है नॉन वर्बल क्यूज का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जेस्चर हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, फिजिकल डिस्टेंस हो गया। इनका मतलब हर कल्चर में अलग होता है, सो बी केयरफुल। मतलब कुछ जेस्चर्स आपके यहाँ अलग हो सकते हैं, कुछ आई कांटेक्ट का जो आपके वहाँ पे एक बना हुआ है, मान लीजिए आपकी किसी के साथ बॉन्डिंग है, अब उसे आपका आई कांटेक्ट समझ में आ रहा है, लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आएगा। तो आपको जेस्चर का, आई कांटेक्ट का, फिजिकल डिस्टेंस का, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये हर कल्चर में अलग होता है। तो लोग आपके जो नॉन वर्बल क्यूज है, नॉन वर्बल जो आपके एक्शंस है, उनको कभी कभी गलत भी समझ सकते हैं। देन उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एवरी एम्प्लॉय शुड डू हिज जॉब वेल। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो, एवरी एम्प्लॉय शुड डू देयर जॉब वेल। हिज मत बोलिए, हिज से फिर आप वही जेंडर टारगेट कर रहे हो। देयर बोल सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी जगह आप ऐसे बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन उसके बाद ईमेल्स में मैस्कुलिन प्रोनाउंस, जैसे कि ही वगैरह जो होता है, ही या फिर शी, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। मैस्कुलिन या फेमिनिन प्रोनाउन जितने भी हैं, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। आप इसकी जगह द कैंडिडेट यूज कर सकते हो, या फिर दे का यूज कर सकते हो। देन उसके अलावा परफॉर्मेंस रिव्यू में रेस या जेंडर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अनलेस इट्स रेलिवेंट। अगर आपको लगे यहाँ पे रेलिवेंस है तभी यूज करो, अदरवाइज किसी भी परफॉर्मेंस रिव्यू के टाइम पे रेस या जेंडर को मेंशन नहीं करना चाहिए। फोकस सिर्फ परफॉर्मेंस पे होना चाहिए कि किस तरीके का परफॉर्म जो है वो करा गया है एम्प्लॉय के थ्रू। देन उसके बाद ये सब चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, अब इतनी हमने बात कर ली यहाँ पे, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यहाँ पे ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि इक्वालिटी और रिस्पेक्ट प्रमोट इससे होता है। जब सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है तो एक्सक्लूजन फील नहीं होती, सबको इंक्लूजन फील होता है कि हाँ हम भी इंक्लूडेड है। देन उसके बाद टीम प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उससे। जब लोग सेफ और रेस्पेक्टेड फील करते हैं तब वो ज्यादा ओपनली कोलैबोरेट करते हैं। देन उसके बाद है आपका प्रोफेशनलिज्म का लेवल दिखता है, जैसे कि इंक्लूसिव कम्युनिकेशन मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रूफ होती है। देन उसके बाद लीगल ट्रबल से आपको थोड़ा सा, हम कह सकते हैं, बचाव होता है आपका। इंडिया में वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है, मतलब आप किसी भी वर्क प्लेस में किसी भी पर्सन के साथ किसी भी वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज करना लॉ के साथ भी अलाइन करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है इसके कि क्यों जरूरी है। अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, क्यों हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट ये सारी चीजें जब आप जॉब करोगे तब आपको पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जॉब पे आप जाओगे तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको कभी कभार बुली भी किया जाता है आपके बैकग्राउंड की वजह से, आपके कल्चर की वजह से। तो चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। आज के डाइवर्स और ग्लोबल वर्क प्लेसेस ने जेंडर और रेस न्यूट्रल कम्युनिकेशन एक एथिकल नीड ही नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी है। आपके वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और टोन सब कुछ मैटर करता है। जब आप इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज करते हो तो आप रिस्पेक्ट, फेयरनेस और प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करते हो। मतलब आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो टोन है, ये सारी चीजें मैटर करती है। मैंने आपको अभी बताया ना, अगर कोई वर्किंग हो या फिर आगे चल के आप अपने जो भी करोगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, तो आप अपने वर्क प्लेस में ये चीज नोटिस करना कि आपके जो भी वर्ड्स है, ये सामने वाले के जो भी वर्ड्स हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो टोन है, ये सब चीजें आपके वर्क स्पेस में मैटर करता है। जब आप इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज करोगे तो आप रिस्पेक्ट, फेयरनेस और प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करते हो। ये सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक माइंडसेट भी है, और यही माइंडसेट हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन होती है। मतलब ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सॉफ्ट स्किल का तो पार्ट है ही, ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए जब भी आप किसी प्रोफेशनल जगह पे जाते हो। लेकिन सॉफ्ट स्किल के साथ साथ ये आपका माइंडसेट भी दिखाता है। अगर आप किसी वर्क प्लेस में जाके किसी को बुली कर रहे हो, ठीक है, किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी को किसी के लिए कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, किसी को आप परेशान कर रहे हो, तो ये आपका माइंडसेट भी दिखाता है कि आपका जो है पर्सपेक्टिव क्या है लोगों को देखने का, क्या आप किसी को छोटा समझते हो, बड़ा समझते हो। आपका बेसिकली नजरिया भी ये दिखाता है। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द मोस्ट क्रूशियल वैल्यू दैट अ लीडर शुड एग्जिबिट, यूज एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट योर पॉइंट। तो ये क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा गया, मैंने आपको सारे वेरिएंट्स यहाँ पे दे दिए।
इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लीडरशिप जो है वो सिर्फ एक पोजीशन नहीं होती, एक टाइटल नहीं होता, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक लीडर वही होता है जो इंस्पायर करता है, गाइड करता है लोगों को और सबको साथ लेके चलता है। अच्छे लीडर्स अथॉरिटी से नहीं बल्कि विजन से, एम्पैथी से और एक्शन से लीड करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या सोसाइटी। लीडरशिप तभी इफेक्टिव होती है जब उसमें पर्सनल वैल्यूज और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ये दोनों चीजें हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है, डिस्कस द मोस्ट क्रूशियल वैल्यू दैट अ लीडर शुड एग्जिबिट। ऐसी क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ये एक लीडर के अंदर होना चाहिए। लीडरशिप की फाउंडेशन ट्रस्ट होती है। जब एक लीडर हमेशा सच बोलता है, फेयर डिसीजन लेता है और ट्रांसपेरेंसी रखता है, तो टीम ऑटोमेटिकली उसे रिस्पेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि न्यूजीलैंड के फॉर्मर पीएम है, जब अपने मिस्टेक ये ओपनली एक्सेप्ट करते हैं तब उनका रिस्पेक्ट जो है वो और बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि आपके अंदर एक ऑनेस्टी है, ठीक है। आप कभी भी वीक जो है आपकी इमेज नहीं हो सकती, बल्कि आप हमेशा स्ट्रांग बनते हो अपनी गलती मानने से। आप अपनी गलती ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हो, वरना एक पीएम है वो क्यों अपनी गलती जो है वो एक्सेप्ट करेगा, राइट। स्टिल उस पोस्ट पे आप रहे हो, पीएम हो, देन उसके बावजूद आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हो ओपनली सबके सामने, तो लोगों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इससे हमें क्या पता चलता है कि सच्चाई से कभी भी आपकी इमेज वीक नहीं होती बल्कि स्ट्रांग बनती है। देन उसके बाद है आपका विजन एंड फोरसाइट। एक लीडर को फ्यूचर का विजन होना चाहिए। जब टीम को लगता है कि लीडर को क्लियर डायरेक्शन पता है, तब वो भी मोटिवेटेड फील करते हैं। मान लीजिए कोई लीडर है, ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे एक स्टार्टअप सीईओ जो रिस्क के बावजूद मार्केट एक्सपेंशन प्लान करता है, वो टीम में पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस जो है वो लेकर आता है। तो एक स्टार्टअप कंपनी है, उसका जो सीईओ है वो रिस्क के बावजूद भी मार्केट एक्सपेंशन को प्लान कर रहा है। अब इससे क्या होगा, वो बेसिकली एक फ्यूचर विजन देख रहा है, आगे के बारे में सोच रहा है, लॉन्ग टर्म के बारे में। तो अगर लीडर के अंदर ये क्वालिटी होगी, तभी जाके जो उसके अंदर जो टीम मेंबर्स हैं उनको ये पता चलेगा कि हमारे लीडर को क्लियर डायरेक्शन पता है, तो वो भी मोटिवेटेड फील करेंगे और उस पर ट्रस्ट करेंगे। देन उसके बाद है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी, ये भी एक लीडर के अंदर होना चाहिए। लीडर का काम सिर्फ टारगेट पूरे करना नहीं होता, टीम के इमोशंस, उनके स्ट्रगल्स और मोटिवेशन को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेंडेमिक हुआ था, अभी कोविड जब आया था, पेंडेमिक के टाइम पे जो मैनेजर्स ने अपने रिमोट एम्प्लॉयज की इमोशनल नीड पे ध्यान दिया, उनकी टीम ने बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। ठीक है, ये आप ये जो एग्जाम्पल्स है आप इनके थ्रू लिख सकते हो, कोई और भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल जो है वो आपको दिया। देन उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। अगर लीडर खुद कॉन्फिडेंट हो तो टीम भी उन पर ट्रस्ट करती है, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब लीडर जब खुद कॉन्फिडेंट है, ऑब्वियसली जो आपका टीम लीडर कॉन्फिडेंट ही नहीं होगा तो आप उस पर कैसे ट्रस्ट करोगे। तो अगर लीडर खुद कॉन्फिडेंट है तभी टीम उन पर ट्रस्ट करती है, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस जो होंगे उसकी एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, आप काम कर रहे हो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होने की एबिलिटी है वो भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। तो एग्जाम्पल अगर देखें, एक प्रिंसिपल जब हाइब्रिड क्लासेस के बीच टेक्नोलॉजी इश्यूज हैंडल कर रहा है बिना पैनिक हुए, तो वो एक रियल लीडरशिप का रोल वहाँ पे प्ले कर रहा होता है। मतलब हाइब्रिड क्लासेस चल रही हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो वहाँ पे कोई भी टेक्निकल ग्लिच आ जाता है और टीचर उसे अच्छे से हैंडल कर रहा है बिना पैनिक हुए, राइट। तो वो भी एक लीडरशिप क्वालिटी है। देन उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल। अच्छी कम्युनिकेशन से लीडर अपने थॉट्स क्लियरली एक्सप्रेस करता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे अवॉइड होते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को क्लियरली रखोगे तो लड़ाइयाँ नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और फीडबैक इफेक्टिवली दिया जाता है। देन उसके बाद अगर एग्जाम्पल देखें, जो प्रोजेक्ट मैनेजर टाइम पे अपडेट देता है, चैलेंजेस को डिस्कस करता है, तो टीम भी क्लियर और फोकस्ड रहती है। देन उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा लीडर कभी भी किसी पे ब्लेम शिफ्ट नहीं करता, ठीक है। ये नहीं कि गलती आपसे हुई है तो आप किसी और पे डाल दो, नहीं।
कभी भी एक अच्छा लीडर किसी पे ब्लेम शिफ्ट नहीं करता, वो अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करता है और टीम को भी अकाउंटेबल बनाता है। कि टीम से कोई गलती हुई है तो आप उन्हें बोलो कि अच्छे से समझाओ, राइट? आप उन्हें भी बोलो कि अगर आपसे कोई गलती हुई है आप उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ब्लेम नहीं करना है किसी को भी। इससे क्या होगा, लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे, गलतियां छुपाएंगे, ठीक है? और गलती करके ही इंसान सीखता भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केटिंग मैनेजर जब फेल्ड कैंपेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उससे लर्निंग करता है तो वो ग्रोथ माइंडसेट शो कर रहा है। मान लीजिए एक मार्केटिंग मैनेजर है, एक फेल्ड कैंपेन हो गया तो उस चीज की उसने प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उस चीज से उसने लर्न करा कि ये क्यों फेल्ड हुआ है, ठीक है? तो फिर ये क्या दिखा रहा है, उसका ग्रोथ माइंडसेट दिखा रहा है कि वो अपनी गलतियों से सीख रहा है। एंड उसके बाद एम्पावर और इंस्पायर करना। लीडरशिप का असली मतलब होता है दूसरों को अपलिफ्ट करना। मतलब आप तो ऑलरेडी एक पोजीशन पे हो ना, अब आपको आपके साथ जो आपकी टीम है उसको भी उठाना है, उन्हें भी अपलिफ्ट करना है। तो उनको गाइड करना, उनकी स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट करना, उन्हें एनकरेज करना, ये सब एक पावरफुल लीडर के जो होता है उसकी क्वालिटीज होती है। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ने कभी भी किसी पे फोर्स नहीं किया बल्कि खुद एग्जाम्पल बन के लीड किया। उनकी सिंप्लिसिटी और नॉन वायलेंस का मैसेज जो है वो दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर करता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो एक लीडरशिप, यानी कि जो एक पर्सन है लीड कर रहा है तो एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ये सारे वैल्यूज जो है उसके अंदर होने चाहिए। कंक्लूजन देख लेते हैं। लीडरशिप कंट्रोल से नहीं होती, इन्फ्लुएंस से डिफाइन होती है। इंटीग्रिटी, एम्पैथी, अडेप्टेबिलिटी और विजन, ये वैल्यूज किसी भी लीडर को एक्सेप्शनल बनाते हैं। एक लीडर सिर्फ रिजल्ट अचीव नहीं करता बल्कि एक पॉजिटिव कल्चर भी बनाता है जहां लोग ग्रो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और इंस्पायर होते हैं। आज के ग्लोबल और अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में ऐसे लीडर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप देखोगे आगे जाके अगर कोई वर्किंग है या आगे चल के आप काम करोगे तो आप देखोगे आपकी जो भी टीम लीड कर रहा होगा, हर लीडर जो है वो ऐसा नहीं होता जो अकाउंटेबिलिटी ले। सब में एम्पैथी नहीं होती, इंटीग्रिटी नहीं होती, अडेप्टेबिलिटी नहीं होती। हर लीडर का एक विजन नहीं होता, ठीक है ना? और आज के टाइम में अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड है हमारा ये, ठीक है? तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कैसी भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो हमें वहां पे ऐसे लीडर्स की जरूरत है जिनके अंदर ये वैल्यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पैथी? अब तब से हम एम्पैथी एम्पैथी कर रहे हैं तो अब हम इस क्वेश्चन में ये समझ लेते हैं कि एम्पैथी होती क्या है एंड व्हाई इज एम्पैथी सच एन इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल। क्यों इसे एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल माना गया है? इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज के टाइम में चाहे पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल, लोगों से कनेक्ट करना, उनकी फीलिंग्स को समझना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को फील करना, ये एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्ट स्किल है। इस स्किल को हम कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी एक इमोशनल फाउंडेशन होती है किसी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की। अगर आप एम्पैथेटिक हो तो आप सिर्फ बेटर कम्युनिकेट नहीं करते बल्कि आप बेटर लीड कर सकते हो, लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व भी कर सकते हो। और बिना एम्पैथी के चाहे आप कितने भी स्किलफुल हो, आप एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो नहीं कर पाओगे, टीम के साथ सिंक नहीं कर पाओगे। आपको एम्पैथी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उसमें, क्योंकि आप जब तक लोगों से कनेक्ट नहीं करोगे, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझोगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझोगे, आपके अंदर उनको लेके एम्पैथी नहीं होगी, तो आप उनके साथ एक रिलेशनशिप को बिल्ड कर ही नहीं सकते। तो चलिए, आप सबसे पहले एम्पैथी का मतलब होता है किसी और के इमोशंस को समझना, उनकी जगह खुद को इमेजिन करना बिना जजमेंट के कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या होता, राइट? जब तक आप किसी दूसरे के नजरिए से आप नहीं देखते हो तब तक आपको पता नहीं चलता। यहाँ पे वही बात हो रही है, दूसरों के इमोशन को समझना, उनकी जगह खुद को इमेजिन करना बिना जजमेंट के। ये फील फॉर नहीं बल्कि फील विद होता है। मतलब आपको सामने वाले के लिए फील नहीं करना है, आपको उनके साथ फील करना है कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या। मतलब सामने वाले की फीलिंग को आपने ट्रूली जो है उससे कनेक्ट करना है। इसमें लिसनिंग स्किल्स, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस, ये सब कुछ आता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एम्पैथी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले कॉग्निटिव एम्पैथी, किसी के थॉट्स और व्यूज को लॉजिकली समझना, इसे हम बोलेंगे कॉग्निटिव एम्पैथी। देन नेक्स्ट होता है आपका इमोशनल एम्पैथी, उनकी फीलिंग्स को फील कर पाना, ये हो गया आपका इमोशनल। देन उसके बाद है आपका कंपैशनेट एम्पैथी,
सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि उनकी उनकी हेल्प करने के लिए कुछ एक्शन लेना। तो एम्पैथी इतनी जरूरी सॉफ्ट स्किल क्यों है? आपसे पूछा गया था ना अभी इम्पोर्टेंस, तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये? सबसे पहले ये हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाता है। एम्पैथी इमोशनल बॉन्ड बनाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है। देन दूसरा है आपका वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, यहाँ पे इम्प्रूव करता है ये। एम्पैथेटिक लोग सिर्फ सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, बल्कि बातचीत करके एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, और कोई आप समझ लीजिए आपको एक सोल्यूशन तक प्रोवाइड करा देंगे। तो वो सिर्फ आपको सुन नहीं रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं रिस्पेक्टफुल और मीनिंगफुल तरीके से, और आपको कोई सोल्यूशन भी हो सकता है वो दे दे। एंड उसके बाद टीम वर्क और कोलैबोरेशन बेटर बनाता है। जब आप टीम के मेंबर्स के बैकग्राउंड और सोच को अप्रिशिएट करते हो तो एक फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है और कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। मतलब आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, आपका कोऑर्डिनेशन ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप अपने टीम मेंबर्स की सिचुएशन को समझोगे, उनके बैकग्राउंड को सोचकर उन्हें अप्रिशिएट करोगे। देन उसके बाद है आपका लीडरशिप और मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पैथेटिक लीडर अपने टीम के इमोशनल स्टेट को समझकर उन्हें सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद है नेक्स्ट आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है। अगर आप एम्पैथेटिक हो तो आप क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को भी सीरियसली लेते हो। इससे क्या होता है? इससे ट्रस्ट और लॉयल्टी बनता है। अब आपने देखा होगा, अगर आप अपने घर पे देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके घर में कोई चीज खराब हो जाए, आपने किसी कंपनी से ली है, ठीक है, और वहां से एक ही पर्सन बार बार आता है और वो आपको उस चीज को ठीक भी करके देता है, आपको गारंटी भी देके जाता है, आपसे इस तरीके से डील करता है कि आपको ये करना है, करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसकी मेंटेनेंस ऐसे करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? इन सब बातों से, और जब वो आपको ये एक तरीके का ट्रस्ट दिलाएगा कि हमें सिर्फ पैसों से ही मतलब नहीं है, हम ये भी चाहते हैं आपका काम अच्छे से हो, तो आप एक एम्पैथेटिक पर्सन से उस टाइम पे डील कर रहे हो, वो आपके अंदर ट्रस्ट बढ़ा रहा है, आपके अंदर लॉयल्टी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो भी बढ़ती है। देन उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर पार्ट है। अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को बैलेंस करने के लिए एम्पैथी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक टीम लीडर नोटिस करता है कि नॉर्मली एक्टिव एम्प्लॉय आज बहुत ज्यादा चुप है, तो वो उनसे प्राइवेटली बात करता है, उन्हें सपोर्ट देता है इंस्टेड ऑफ वार्निंग। कि आप अगर आप उन्हें वार्निंग दो कि भैया इतने चुप क्यों हो, कोई काम क्यों नहीं, या ये क्यों नहीं कर रहे हो आप कोई चीज, इसकी जगह वो नोटिस करता है कि आज ये बंदा बहुत ज्यादा इनएक्टिव है, और उनको प्राइवेटली ले जाके उनसे बात करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, उन्हें सपोर्ट देता है। दूसरा एग्जाम्पल, एक टीचर जब स्टूडेंट को स्ट्रगल करते हुए देखकर एम्पैथेटिक लिसनिंग करता है तो स्टूडेंट को भी सेफ और सपोर्टेड फील वहां पे होता है। देन उसके बाद है कस्टमर सर्विस में, जब कोई क्लाइंट गुस्सा होता है तो आप उस चीज को कामली हैंडल करते हो, उनका जो भी कंसर्न है उसे सुनते हो, तो सिचुएशन जो है बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती है। और कहीं ना कहीं सामने जो आपका क्लाइंट है उसे भी समझ में आता है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार से अच्छे से रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करके भी चीजों को सॉल्व करी जा सकती है। वो गुस्सा कर रहा है, आप भी सामने से कर दो तो वो क्लैशेस हो जाएंगे, राइट, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आपको चीजों को कामली हैंडल करना चाहिए। कंफ्यूजन देख लेते हैं। एम्पैथी सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं है, ये एक इंटेंशनल और थॉटफुल स्किल है। जब आप एम्पैथेटिक होते हो तभी आप लोगों के साथ सच में कनेक्ट करते हो, उन्हें सपोर्ट करते हो और उन्हें लीड भी कर पाते हो। वर्क प्लेस हो या पर्सनल लाइफ, एम्पैथी से ट्रस्ट बिल्ड होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली सॉल्व हो जाते हैं। आज के कोलैबोरेटिव वर्ल्ड में एम्पैथी एक नाइस टू हैव स्किल नहीं, ये एक मस्ट हैव स्किल है। मतलब आपके अगर अंदर एम्पैथी है तो ऐसा नहीं कि ये नाइस टू हैव स्किल है, हो या ना हो इसका मतलब ये चल जाएगा, बल्कि ये मस्ट हैव स्किल है, होनी ही चाहिए। हर पर्सन के अंदर एम्पैथी जो है वो होनी ही चाहिए। तो ये है आपके BEGE 145 सॉफ्ट स्किल बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं, आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको अपकमिंग एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। और आप इसमें अपने खुद के एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हो, क्योंकि ये काफी जर्नल टॉपिक है, जरूरी नहीं है कि आपको यही एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और एग्जाम्पल्स आप जरूर डाल के आइएगा क्योंकि बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको मिलूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे उनके कुछ। सो अगर आपको ये वीडियो
हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट। आपको इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। So I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.